गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। देखो बाबू, हम लोग प्रीवियस क्लास में सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग बहुत सब को डिस्कस किए थे। हम लोग स्टार्टिंग जो किए थे, आप लोग का जो सिलेबस है उसमें सोर्स ऑफ एनर्जी में जितना पढ़ा है उतना ही में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, होगा तो यानी बकरीद के बाद से जो है हम लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से बोर्ड में पूछता है, ये तीनों लेसन थे तो वो हम आएंगे। तो अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, तो हम लोग सबसे पहले सोर्स ऑफ एनर्जी में हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं बाबू, इसलिए कि हमारा सिलेबस लगभग कंप्लीट हो गया है। कुछ छूटा होगा तो बुक देखेंगे कि क्या छूट गया, तो फिर हम उसको बताएंगे। तो एनर्जी है और सोर्स है, उसको हम कंक्लूड कर दे रहे हैं। पहले एनर्जी कहते हैं, ये हम लोग जाने कि किसी भी काम के करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो उसका क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। अब जैसे मान लो कि हमको कोई भी काम का जो कैपेबिलिटी है, तो वो कैपेबिलिटी मेरा क्या कहलाएगा, एनर्जी कहलाएगा। ठीक है। दूसरा कि सोर्स यानी एनर्जी मिलता कहाँ से, ये एनर्जी मिलता कहाँ है, जहां से मिलता है वही कहलाता है सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जैसे एज एग्जाम्पल आपको विटामिन डी और विटामिन डी मिलता है, कहाँ उसका कहाँ से, विटामिन डी तरह का ही हुआ, मगर वो मिलता कहाँ से, आपको सूरज से मिलता है। तो सूरज उसका सोर्स हो गया। सन इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, सन इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी। यानी किसी भी एनर्जी को ऑप्टेन, जहां से ऑप्टेन होता है कोई भी एनर्जी, वो उसका क्या कहलाता है, सोर्स कहलाता है। तो हम लोग अभी यानी इस क्लास यानी इस सोर्स में जाने थे एनर्जी के बारे में और सोर्स के बारे में। उसके बाद हम लोग इसमें ये भी होता है, हीट एनर्जी होता है, बहुत सारा एनर्जी होता है, मगर हमको पढ़ना है ये होता कई तरह का, मगर ये सब एनर्जी मिलता कहाँ से है, उसके सोर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे हमको लाइट एनर्जी कहाँ से मिलता है, हम लोग को सोलर से मिलता है। एनर्जी के बाद हम लोग डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हम लोग कंक्लूड कर दिए एनर्जी किसको कहते हैं, एनर्जी कितने तरह का है, वो सब हम नाम दिए हैं। टाइप हम लोग डिस्कस किए थे, दो टाइप। तो हम लोग क्या डिस्कस किए, टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी में रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में डिस्कस किए थे। उसके बाद नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, में हम लोग क्या बताते, ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में वो हमारे फिर से प्रोड्यूस हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हम आपको बताए थे किसके बारे में, विंड के बारे में बताए थे, सन सन के बारे में बताए थे। ये सब क्या है, रीन्यू यानी नेचर में कभी खत्म होने वाला नहीं है ये एनर्जी। तो ये हो गया रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बताए थे। दूसरा जो हम बताए थे नॉन रिन्यूएबल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं मगर आने वाले फ्यूचर में हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं।
जैसे एग्जाम्पल आज हम कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में कोयला खत्म हो जाएगा हमारे सृष्टि से। हो सकता है कि हम आज क्या कर रहे हैं, पेट्रोलियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, आने वाले समय में पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा तो हमको दूसरे सोर्स ऑफ एनर्जी पे रहना होगा। यानी कहने का मतलब ये कि वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल आज हम कर रहे हैं मगर आने वाले समय में वो खत्म हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। एक और टाइप हम आपको बताए थे, इसमें बताए थे कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। जिस सोर्स ऑफ एनर्जी का हम इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं वो हमारा सबका सब क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। जैसे हम लोग पेट्रोलियम का इस्तेमाल करते हैं, ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। जैसे हम लोग कोयला का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या हो गया, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। ये दोनों आपका क्या है, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज्यादा करते हैं। हम लोग एलपीजी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं, तो ये क्या हो गया, कन्वेंशनल ऑफ एनर्जी हो गया। तो यानी जिसका इस्तेमाल, जिस सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं वो कन्वेंशनल में आएगा। और दूसरा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसको कहते हैं, वैसा सोर्स ऑफ एनर्जी जिसका इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। जैसे सोलर एनर्जी का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हो जाएगा। सोलर एनर्जी हम लोग विंड का इस्तेमाल बहुत कम कर रहे हैं तो विंड एनर्जी भी नॉन कन्वेंशनल में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स पावर प्लांट, इसका भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं तो वो भी आ जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल हम कम करते हैं, एनर्जी का हम इस्तेमाल सब कम करते हैं। उसके बाद हम लोग किसका, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर, ये सब का सब बाबू नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। ये सब का सब क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें हम कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हम लोग बताए थे किसके बारे में, फॉसिल फ्यूल के बारे में। फॉसिल फ्यूल किसको कहते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब ये हुआ कि आज से लाखों साल पहले किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से जितने भी प्लांट या एनिमल है वो जमीन के अंदर चले जाते हैं। तो आपको मालूम होगा कि हमारे अर्थ के अंदर जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो अर्थ के टेम्परेचर की वजह से और उसके प्रेशर और उसके दबाव की वजह से, और वहां हवा नहीं रहता क्योंकि पूरा ढक जाता है इसलिए हवा नहीं रहता, तो हवा के अनुपस्थिति की वजह से, एब्सेंस की वजह से जो फ्यूल बनता है उसी को क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल कहते हैं। यानी इसका मतलब पेट्रोलियम इज आल्सो अ फॉसिल फ्यूल, कोल इज आल्सो फॉसिल, यानी पेट्रोलियम और कोल जो है वो फॉसिल फ्यूल का ही एक फॉर्म है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कोल हमारे में कहता है तो हम यही जवाब देंगे, आज से लाखों साल पहले नेचुरल डिजास्टर की वजह से जब प्लांट और एनिमल जमीन के अंदर चला जाता है तो प्रेजेंस ऑफ प्रेशर, of earth pressure and temperature and absence of air, it turn into a fossil, यानी turn into a coal, यानी किसमें तब्दील हो जाता है, कोल में तब्दील हो जाता है। अरे चीज हम आपको बताए थे कि जो होता है वो कई तरह का होता है, जनरली 4 तरह का होता है, एंथ्रासाइट, बिटू, लिग्नाइट और पीट। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। हम लोग सबसे अधिक कार्बन किया जाता है एंथ्रासाइट के अंदर पाया जाता है। सबसे अधिक कार्बन किसमें पाया जाता है, एंथ्रासाइट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद बिटुमिनस में पाया जाता है, उसके बाद लिग्नाइट में पाया जाता है, कम पीट में पाया जाता है। तो हम लोग सबसे ज्यादा कार्बन अगर जिसमें होता है, जिस फ्यूल के अंदर सबसे ज्यादा कार्बन होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज करता है। तो एंथ्रासाइट के कार्बन सबसे ज्यादा है, 98% के करीब है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग अपने घर में क्यों करते हैं,
क्योंकि ये जलने के दौरान क्या करता है, साउंड करता है, विस्फोटक जैसा आवाज क्रिएट करता है, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। मगर बिट्यूमिनस जो है वो क्या है, वो जलने पर वो आग नहीं करता है, आसानी से जलता है, तो इसीलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यानी हम लोग आज यानी प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किए थे कि कोल किसको कहते हैं और बनता है, और ये कोल कितने तरह का होता है। और एक चीज और बता दें, जब हम कोल को एब्सेंस ऑफ एयर में गर्म करते हैं, जब हम कोल को हवा के मौजूदगी में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकलता है, कोक निकलता है और कोल टार निकलता है। कोल टार समझ में आता है, अलकतरा जिसको हिंदी में जिस रोड वगैरह जो बनता है तो उसी को कोल टार कहा जाता है। तो यानी जब हम कोयले को एब्सेंस एयर में गर्म करते हैं तो उसके अंदर से निकलता है और क्या निकलता है, कोल टार निकलता है। एक चीज हम और आपको बता दें कि ये जो कोक बनता है। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर कोल टार किसे कहते हैं? कोल टार। सर कोल टार। हाँ कोल यस टार सर। बोले तो हम हिंदी में उसको अलकतरा कहा जाता है। रोड का जो पिचिंग किया जाता है ना, रोड का जो पिचिंग किया जाता है, जो लिक्विड का इस्तेमाल किया जाता है, वही ना कोल टार है। यानी कि जब हम कोक जब हम कोल किसके एयर के में, तो कोल जब गर्म हुआ है तो उसके अंदर से दो चीज निकलता है, एक सॉलिड सब्सटेंस निकलता है और एक क्या होता है, गाढ़ा यानी थिक लिक्विड निकलता है। जो सॉलिड निकलता है वो कोक होता है और गाढ़ा जो थिक चीज निकलता है वो अलकतरा होता है। तो हम सेकंड में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कोल टार कहते हैं। एक चीज और हम तुमको बता दे, कोल और चारकोल में क्या फर्क है। हम लोग लकड़ी से भी निकालते हैं तो उसको भी कोयला कहते हैं, हम लोग जमीन के अंदर से भी कोयला निकालते हैं उसको भी कोयला कहते हैं। हम लोग उसको जो लकड़ी से जो निकलता है उस कोयले को कोयला नहीं, उस कोयले को चारकोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चारकोल कहा जाता है। और जो जमीन के अंदर से निकलता है उसको कोल कहते हैं, या जनरली लोग ये कहता है मिनरल कह सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब ये हम लोग ये डिस्कस किए। उसके बाद हम लोग नॉन कन्वेंशनल, उसके बाद पेट्रोलियम के बारे में डिस्कस किए, कैसे बनता है। तो आपको मालूम होगा कि जब ये अर्थ बनी थी बहुत सारा एरिया क्या था, समुद्र से ढका हुआ था। और समुद्र के जमीन पे यानी तलहटी में यानी सबसे बॉटम में क्या था, बहुत छोटे छोटे जानवर मौजूद थे और प्लांट मौजूद था। और जब ये प्लांट और जानवर मर गए, जिसकी वजह से उसके अंदर से बोलने की वजह से क्या निकला, उसके अंदर से एक लिक्विड निकला। वही लिक्विड को भाई एक साल यानी लाखों साल लगने के बाद वो पेट्रोलियम में तब्दील हो गया और आज भी जा रहे उसमें। ठीक है, उसके बाद पीजी के बारे में, पेट्रोलियम को हम गर्म, पेट्रोलियम जो जमीन के अंदर से निकालते हैं वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है सर, प्योर फॉर्म में नहीं था। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में लाने के लिए उसको क्या किया जाता है, रिफाइनिंग किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल को हम ये भी फ्रैक्शन डिस्टिलेशन भी कहते हैं। यानी पेट्रोलियम के रिफाइनिंग को क्या कहते हैं, तो रिफाइनिंग को फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, हाँ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल को, यानी पेट्रोलियम जो जमीन के अंदर से निकलता है वो क्रूड ऑयल की शक्ल में निकलता है, उस रिफाइनिंग किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसको फिर जब हम रिफाइनिंग करते हैं इसके अंदर से बहुत सारा पेट्रोलियम सब्सटेंस जैसे क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है, डीजल निकलता है, गैसोलीन निकलता है, वैक्स निकलता है, उसके बाद किरोसिन निकलता है, ये सब पेट्रोलियम है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए एलपीजी किसको कहते हैं। एलपीजी जो होता है, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम, जी फॉर गैस। यानी पेट्रोलियम से लिक्विड के फॉर्म में निकला हुआ जो गैस होता है उसी को क्या कहा जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी के अंदर 4 कंपोनेंट होते बाबू, एक होता मीथेन, उसके होता इथेन, ब्यूटेन और प्रोपेन।
ठीक है। ये 3 गैस को करके हमारा एलपीजी गैस बना हुआ है, और ये एलपीजी गैस की शक्ल में होता है, तो इसको कंप्रेस करके क्या फॉर्म में लाया गया है, लिक्विड फॉर्म में लाया गया है। सिलेंडर के अंदर जो एलपीजी को डाला गया है वो दरअसल लिक्विड फॉर्म यानी किस फॉर्म में था, गैसियस फॉर्म में था। उसको प्रेशर डाल करके किसमें लाया गया है, लिक्विड में लाया। 9th क्लास में पढ़े होइएगा कि किसी भी सब्सटेंस के इस पर हीटिंग इफेक्ट और प्रेशर का इफेक्ट देखने को मिलता है। अगर हम गर्म करते तो वो फैल, अगर ठंडा करते तो वो सिकुड़ता है। उसी तरह हम किसी का प्रेशर ज्यादा करके या कम कर करके हम उसका स्टेट चेंज कर सकते हैं। लिक्विड में है तो सॉलिड मिला सकते हैं, और गैस में है तो लिक्विड मिला सकते हैं उसको प्रेशर करके। यानी कहने का मतलब एलपीजी गैस के अंदर जो गैस था उसको प्रेशर डाल करके क्या किया गया, लिक्विड फॉर्म में लाया गया। और हम आपको बताए थे कि एलपीजी जो है वो क्या होता है, स्मेललेस गैस है और कलरलेस गैस है। यानी ना इसका कोई कलर होता है, इसका कोई स्मेल होता है। तो मगर एलपीजी में अगर स्मेल नहीं होता तो ये स्मेल आता कहां से, इसके अंदर एक सब्सटेंस डाला जाता है जिसको कहा जाता है एथिल मरकैप्टन। क्या एथिल मरकैप्टन उसके अंदर डाला जाता है, जिसके अंदर उसमें क्या आ जाता है, स्मेल आ जाता है। ठीक है, ये चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस किए। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल सोर्स के बारे में डिस्कस किए थे। किसके बारे में, सोलर पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे, विंड एनर्जी मिल के बारे में डिस्कस किए थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे, और उसके बाद न्यूक्लियर के बारे में डिस्कस किए थे, थर्मल पावर प्लांट के बारे में डिस्कस किए थे। हम लोग थर्मल पावर प्लांट के बारे में पहले डिस्कस किए थे। इसमें क्या किए थे कि हम एक बॉयलर के अंदर पानी को रखते हैं और फ्यूल की मदद से गर्म करते हैं, और जब ये गर्म होता है ये पानी तो स्टीम बनता है, और इसी स्टीम का इस्तेमाल किया जाता है टरबाइन को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से टरबाइन के दूसरे इंजन का होता है टर्बो मोटर लगा होता है। इसी मोटर की मदद से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो ये हो गया थर्मल पावर प्लांट। उसके बाद हम आपको बताए थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसको कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। एक ऐसा प्लांट होता है जिसमें हम नदी पे डैम बनाते हैं, जिसमें पानी को इकट्ठा किया जाता है, और उस पानी को जो है धीरे धीरे किससे निकाला जाता है, एक छोटे से रास्ता डाला जाता है, जिसकी वजह से उस पानी के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, बहुत तेज रफ्तार भी हो जाता है, बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, जिसकी वजह से उसके सामने पड़ने वाला जो टरबाइन होता है उसको घुमाता है, टरबाइन के घूमने की वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक जनरेट होता है। इसके बारे में बताए थे। उसके बाद हम बताए थे किसके बारे में, विंड मिल के बारे में। इसको कहते हैं विंड मिल। क्या है ये, जनरली लोअर प्रेशर एरिया में लगाया जाता है। विंड मिल कहाँ लगाया जाता है, जहाँ प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है यानी जो गर्म इलाका होता है वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। तो जब यहाँ प्रेशर कम होता है तो जो ठंडा इलाके का हवा है वो तेज रफ्तार से इस एरिया को भरता है। तो वो तेज हवा का इस्तेमाल करके क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो उसी को कहते हैं विंड मिल कहते हैं या विंड एनर्जी कहते हैं। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी एक डिवाइस है जिसमें क्या कर, वो जो बना होता है आर्सेनिक और लेड से। किससे बना होता है, आर्सेनिक और लेड से। जब सूरज की रोशनी इस प्लेट पे पड़ती है क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के यानी चार्ज क्रिएट हो जाता है, और ये चार्ज का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के रूप में करते हैं। दूसरा हम लोग बताए थे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर में बताते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है, यानी जब ऐसा रिएक्शन जिसमें किसी भी सर सोलर एनर्जी फिर से बताइए दो। हेलो सर। सर हाँ सर हाँ सर हाँ, बोलो। सोलर एनर्जी, सर सोलर पावर प्लांट बताइए ना। सर सोलर पावर प्लांट, हाँ हाँ, सोलर प्लांट के बारे में हम ये जानते हैं कि सोलर पावर प्लांट जो होता है, सोलर प्लेट बनाया जाता है। सोलर प्लेट जो होता है वो लेड और आर्सेनिक का बना होता है। लेड और आर्सेनिक होता है। जब उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो क्या होता है, लेड और आर्सेनिक के बीच में रिएक्शन होता है, और ये आर्सेनिक, लेड और आर्सेनिक के बीच में रिएक्शन होने की वजह उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी को हम बैटरी में इकट्ठा कर लेते हैं, और उसका इस्तेमाल आने वाले समय में, ये रात के समय में हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, सोलर पावर प्लांट। उसके बाद हम लोग पढ़े थे न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग बताते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में। वैसा रिएक्शन जिसमें सब्सटेंस का न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है तो उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर रिएक्शन कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन से जो एनर्जी निकलता है उसी को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शन दो तरह का होता है बाबू, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फिजन में हम लोग क्या डिस्कस किए थे, न्यूक्लियर फिजन में हम लोग ये डिस्कस किए थे कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस टूट करके जो छोटा छोटा स्टेबल न्यूक्लियस में टूट जाता है उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फिजन कहा जाता है।
न्यूक्लियर फ्यूजन किसको कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटा छोटा न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस का निर्माण करता है, उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। न्यूक्लियर जो है अर्थ पे जनरली पॉसिबल नहीं है, ये कहाँ पॉसिबल है? सन में पॉसिबल है, क्योंकि सन के पास सबसे ज्यादा सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसीलिए वहां जो है इस तरह का रिएक्शन हो सकता है, मगर अर्थ पे अभी न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं है। फ्यूजन बताइए सर, न्यूक्लियर फ्यूजन की फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन की फ्यूजन, फ्यूजन सर, FU। न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वैसा न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें दो छोटा न्यूक्लियस आपस में जुड़ करके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाता है, तो उस तरह के न्यूक्लियर रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, जब हाइड्रोजन का न्यूक्लियस दूसरे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस आपस में जुड़ता है तो हीलियम का न्यूक्लियस बनाता है। दो हाइड्रोजन न्यूक्लियस आपस में जुड़ता है तो क्या बनता है? हीलियम का न्यूक्लियस बनता है, तो बड़ा न्यूक्लियस बन गया। तो इस तरह के रिएक्शन को क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि एक बड़ा अनस्टेबल न्यूक्लियस टूट करके दो छोटा छोटा न्यूक्लियस है, तो उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। जैसे हम कैसे होता है ये रिएक्शन, तो हम बता रहे हैं कि यूरेनियम क्या है? अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो यानी जब हम यूरेनियम 238 पे बम्बार्डमेंट करते हैं, किससे? थर्मल न्यूट्रॉन से। किससे? थर्मल न्यूट्रॉन से। थर्मल न्यूट्रॉन से हम बम्बार्डमेंट करते हैं किस पे? यूरेनियम पे। तो यूरेनियम, बेरियम और क्रिप्टन दो न्यूक्लियस में टूट जाता है, बेरियम और क्रिप्टन में। तो इस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के हम लोग को इतना पढ़ना था, और हम देखते हैं बुक में और कोई चीज आपका छूट गया, ये हम कल पूरा कंक्लूड कर देंगे। उसके बाद जो है बच जाएगा नेक्स्ट क्लास जो होगा, यानी सोमवार का जो क्लास होगा वो आपका मैथमेटिक्स का क्लास होगा। सर। हेलो सर। यस सर। सर न्यूक्लियर फ्यूजन में एनर्जी जो होता है वो वाला बताइए ना, 220 में ये MeV वो बताया गया है। हेलो। वो हम और हम कल बता देंगे, ठीक है। जो छूटा हुआ है ना, जिसमें कैसे कितना एनर्जी निकलता है, 220 मेगावाट निकलता है, ये हम बताए थे उसमें। तो वो भी हम पूरा कर देंगे नेक्स्ट डे, और उसके बाद जो है फिर हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और जब बकरीद के बाद जो है छुट्टी खत्म हो जाएगा, तो फिर जितना 3 लेसन बताया, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सोर्स ऑफ एनर्जी, इसको हम कंक्लूड करेंगे फिर से, यानी अगस्त से। ठीक है। और तुम्हारा समेटिव 1 का जो सिलेबस था यही 3, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले जो हम बकरीद के बाद जो मतलब क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। तो पहले सोर्स ऑफ एनर्जी का करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का करेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का करेंगे। ठीक है। तो आज इतने रहने देते हैं। ओके, बाय बाय सर। बाय।